students, hi, welcome back to my channel Parle Social Science. In this video we are going to discuss about the new notion of kingship. यानी कि प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं। अब तक हम 16 महाजनपदास के बारे में पढ़ चुके हैं, जैसे कि जो सबसे मोस्ट पावरफुल था वो था मगध। उसके बाद हम मगध में कैसे रूल होता था, मगध में कौन कौन से रूलर्स आए, हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में समझा, उन्होंने मौर्य डायनेस्टी को फाउंड किया था। उसके बाद हमने पढ़ा था अशोक के बारे में कि हाँ, अशोक किस तरह से वो रूल करते थे, किस तरह से उनका एडमिनिस्ट्रेशन था। फिर हम मौर्य डायनेस्टी का एडमिनिस्ट्रेशन समझे, किस तरह के ऑफिशियल्स थे, किस तरह का आर्मी उस टाइम पे था, ठीक है ना। अब हम नॉर्थ के बारे में सब कुछ लगभग पढ़ चुके हैं कि हाँ, नॉर्थ में किस तरह से जो नए नए टाउन्स और नए नए स्टेट्स इमर्ज हुए। लेकिन इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली साउथ के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि जो ऊपर में जो कल्चर था, यानी नॉर्थ में जो कल्चर था वो साउथ में कैसे आया। यानी नॉर्थ में जो कल्चर था स्टेट बनाने का, करेंसी का और कॉइन को इशू करने का, फिर स्टेट को चलाने का, जो राजा आते थे, राजा का बेटा राजा बनता था, जो हेरिडिटरी रूल था। तो ये सब जो कल्चर है, जितना भी कल्चर था, जो टाउन डेवलप हुआ था नॉर्थ इंडिया में, वो सारा कल्चर किधर आ गया, 3rd सेंचुरी BC आते आते कहाँ तक आ गया, ये आ गया साउथ की तरफ। यानी कि जो कल्चर है वो नीचे इन्फ्लुएंस हो गया, जो ऊपर का कल्चर था वो नीचे आ गया। अब कैसे आया ये भी सोचने वाली बात है। तो बहुत तरह के लोग थे, जैसे कि जो सेंट हुआ करते थे, या फिर जो रिलीजियस लीडर्स हुए करते थे उस वक्त, या फिर कोई ट्रैवलर हो गया। तो जो भी लोग नॉर्थ से साउथ आते थे तो वो नॉर्थ का कल्चर साउथ लेकर आते थे। इस तरह से जो नॉर्थ का कल्चर है वो साउथ तक आ चुका था। तो हम पढ़ेंगे न्यू नोशंस ऑफ किंगशिप, यानी कि साउथ में किस तरह के न्यू नोशंस डेवलप हुए, किस तरह का वहाँ राज्य बना और कौन कौन से डायनेस्टी वहाँ रूल करते थे। ओके, और हम साउथ के बारे में भी समझेंगे और हम डेक्कन के बारे में भी समझेंगे, यानी कि सेंट्रल इंडिया के बारे में भी समझने वाले कि वहाँ पे किस तरह के रूल्स आए थे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम टाइम पीरियड को देख लेते हैं। हम इस जितने भी किंगडम के बारे में पढ़ने वाले हैं आज इस लेक्चर में, वो 300 BC से लेकर 300 CE तक है, यानी कि बिफोर कॉमन एरा, यानी कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले शुरू हुआ है ये टाइम पीरियड और चलेगा कब तक, 300 CE तक चलेगा। 300 CE तक जो जो धीरे धीरे ये क्या होगा, डिक्लाइन हो जाएंगे जितने भी स्टेट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैप देख लेते हैं कौन कौन से स्टेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम पढ़ेंगे सबसे जो इंपॉर्टेंट है साउथ इंडिया के लिए, वो है चोलाज, चेराज एंड पांड्यास। ठीक है, चोला, चेरा, पांड्या, चोल, चेर, पांड्या, ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, चोल तमिलनाडु में एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल किंगडम था, चोला डायनेस्टी तमिलनाडु के पास। ठीक है, तमिलनाडु और आंध्र रीजन में। पांड्या भी तमिलनाडु के पास ही, तमिलनाडु में ही एक बहुत ही पावरफुल स्टेट हुआ करता था। और ये केरला में चेराज, चेराज को केरला पुत्र भी कहा जाता है, यानी केरला में जो डायनेस्टी था उसे हम चेराज कहते हैं। तो चोल, चेर एंड पांड्य, ये आपको याद रखना है कि टिल साउथ में, एकदम एक्सटेंड लास्ट साउथ में, ये 3 जो स्टेट थे वो बहुत ज़्यादा डेवलप था। कब, 300 BC से लेकर। चोला, चेरा एंड पांड्या। जो चोल का कैपिटल था वो था उरयूर, जो पांड्य का कैपिटल था वो था मादुराई, जो बहुत ही ज़्यादा एक सेंटर था, ट्रेड सेंटर। और एक चेराज का कैपिटल क्या था, वांची। अब ये आपको पता चल गया कि साउथ इंडिया में चोल, चेराज और पांड्याज रूल करते थे। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा महाराष्ट्र रीजन में, और ये सत्वानास के बारे में पढ़ेंगे। महाराष्ट्र रीजन में और कर्नाटक रीजन में भी एक बहुत ही प्रोमिनेंट 2 BC से 2 CE तक रूल करता था एक डायनेस्टी, उसे कहते, उसका नाम था सत्वानास डायनेस्टी। उसके बाद इसी के कंटेम्प्रेरी, यानी सत्वानास के साथ साथ एक और डायनेस्टी रूल करता था गुजरात के पास, गुजरात और राजस्थान के पास, वो था साक डायनेस्टी। अब साक क्या था, साक यहाँ वो एक इंडिया का कोई नहीं था, वो बाहर एक ट्राइब था। साक क्या था, एक ट्राइब था जो कहाँ से आया था, सेंट्रल एशिया से आया था इंडिया में। यहाँ पे इन्वेड किया था इंडिया में और कुछ राज्य को जीत कर अपना एक नया किंगडम को स्टेब्लिश किया था। ठीक है, तो साक किंगडम के बारे में हम समझने वाले हैं। तो बेसिकली हम 4 या 5 किंगडम के बारे में अच्छे समझने वाले हैं। साक किंगडम के बारे में, सतवानाज और चोल, चेराज एंड पांड्यास के बारे में समझने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि जो इस तरह के न्यू नोशंस आए किंगशिप के, वहाँ के राजा किस तरह थे, यानी कि राजा किंग के बारे में समझने वाले हैं कि राजा राज्य कैसे करते थे। ठीक है, तो जो किंग थे, यानी साउथ इंडिया में जितने भी किंग थे वो बहुत ही पावरफुल थे। कभी कभी हेरिडिटरी होता था उनका पोस्ट और कभी कभी हेरिडिटरी नहीं होता था, यानी कभी कभी जो उनका बेटा है वो राजा बनता था, या फिर अगर उनका बेटा नहीं है तो कोई और राजा बनता था। और जो किंग है वो स्पेशल रिचुअल्स करते थे। कहाँ पे, साउथ में। आप देख सकते हैं कि नॉर्थ का ये कल्चर है। आर्यन जो आए थे, आर्यंस, मैं पार्ट 1 में बता चुकी हूँ आर्यंस कौन है। वो सेंट्रल एशिया से इंडिया में आए थे आर्यंस। वो कल्चर लाए थे,
स्पेशल रिचुअल करने के, यानी कुछ यज्ञ करवा लो, तो ये क्या हुआ, साउथ तक पहुंच गया था, स्पेशल रिचुअल्स करते थे। उसके बाद वॉरफेयर करते थे, यानी युद्ध में जाते थे, युद्ध लड़ते थे। लेकिन हाँ, साउथ में उतना कुछ स्टैंडिंग आर्मी नहीं हुआ करता था, यानी कि कभी कुछ लड़ाई हो गया तो जो लोग हैं, जो प्रजा है, वही लोग आके आर्मी में ज्वाइन कर लेते थे और युद्ध करते थे। एक स्पेशल आर्मी नहीं हुआ करता था, कोई ऐसा ऑफिसर्स नहीं हुआ करता था, कोई अपने ही किंग फॉल, यानी कि अपने ही कोई रिश्तेदार रिलेटिव के ही लोग होते थे जिनको कुछ पोस्ट दी जाती थी, और वही लोग किंग को असिस्ट करते थे और एडवाइस करते थे और हेल्प करते थे किंग को कंट्रोल करने में और रूल करने में। और किंग का ड्यूटी था प्रोटेक्ट करना अपने पीपल का, यानी कि नॉर्थ में भी किंग का यही ड्यूटी था कि अपनी प्रजा को प्रोटेक्ट करना और प्रिजर्व करना। और साउथ में भी जो किंग थे, यानी कि चोल डायनेस्टी, पांड्य डायनेस्टी और चेरास डायनेस्टी, चेरास डायनेस्टी, इनका भी यही काम था, इनका था अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना, अच्छी लाइफ देना, ठीक है। लेकिन जो मैं अभी इतना बता रही हूँ आपको कि हाँ किंग यज्ञ करते थे, स्पेशल रिचुअल्स करते थे, इसका सोर्सेस क्या है, यानी कि हमें पता कैसे चला है कि ऐसा ऐसा था, ऐसा ऐसा हुआ करता था साउथ में। तो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारे पास है वो तमिल संगम टेक्स्ट। तमिल संगम टेक्स्ट हमारे लिए साउथ इंडिया की हिस्ट्री को जानने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास सोर्स है, यानी कि इससे हम बहुत सारी चीज़ों को जान सकते हैं। और ये तमिल संगम टेक्स्ट कब लिखा गया है, 300 BC से लेकर 300 CE तक, यानी इसी टाइम पीरियड में लिखा गया जब चोल, चेराज और पांड्यास रूल करते थे। इसी टाइम पीरियड में इसको कंपोज किया गया है तमिल संगम टेक्स्ट को। और इससे हम बहुत सारे तमिल के बारे में, यानी तमिल यानी पांड्यास, चोलास, चेराज और भी ये किसके साथ ट्रेड करते थे, इन सब के बारे में पता चला है इस सोर्स से, ठीक है। तो ये जो चोलास, चेराज और पांड्यास है, इस रीजन को, इन तीनों को मिला के क्या बोलते हैं, तमिल कम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तमिल कम, यानी इस जो रीजन में जो ये रूल करते थे चोलास, चेराज और पांड्यास, इन्हें हम तमिल कम कहते थे। और यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रेड हुआ करता था। किसके साथ ये ट्रेड करते थे, रोम के साथ ट्रेड करते थे ये लोग, यानी कि साउथ इंडिया किसके साथ ट्रेड करते थे, रोम के साथ। इधर वेस्ट में रोम यानी इटली के साथ ट्रेड करते थे और बहुत ज्यादा ट्रेड करते थे। इस वजह से जो ये साउथ इंडिया में जो ये किंगडम्स थे, ये बहुत ज्यादा डेवलप कर चुके थे, ठीक है। चलिए, तो हम समझने वाले हैं अब कुषाण डायनेस्टी के बारे में। अभी बस आपको इतना याद, देखिए आप एक एक करके, आपके बुक में दिया नहीं है कि हाँ सतवाहनास डायनेस्टी का कौन राजा था, चोल डायनेस्टी का कौन राजा था, पांड्यास का कौन राजा था, ऐसा कुछ दिया नहीं हुआ है। बस आपको इतना याद रखना है, आपको बस इतना ही समझना है कि जो नॉर्थ का कल्चर है वो साउथ इन्फ्लुएंस हो चुका था। यानी नॉर्थ में जिस तरह से टाउन्स इमर्ज हो रहे थे, ट्रेड हो रहा था और राज्य बन रहे थे, कॉइन इशू हो रहे थे, उस तरह धीरे धीरे कहाँ कल्चर पहुंच चुका था, साउथ तक। तो आपको चोलास, चेराज और पांड्यास अपने दिमाग में एकदम फिट कर लेना है, ठीक है। और कुछ थोड़ी बहुत किंग के बारे में बात याद रखना है। एक और इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, वो है शाक रूलर, ठीक है। अभी हम पढ़े थे शाकास के बारे में, जो गुजरात और थोड़ा बहुत पाकिस्तान का भी थोड़ा एरिया आता था, शाक रूलर यहाँ पे रूल करते थे, ठीक है ना। तो रूल करते हैं, तो ये लोग कहाँ से आए थे, सेंट्रल एशिया से आए थे और ये लोग ट्राइब्स थे, ठीक है। ये लोग आए थे इंडिया में, यहाँ पे कुछ टेरिटरी को जीत कर फिर अपना एस्टेब्लिश कर दिए थे अपने किंगडम को। तो इनके एक रूलर, साक डायनेस्टी का एक रूलर थे रुद्रमन, ठीक है ना। साक डायनेस्टी के एक रूलर थे रुद्रमन। इन्होंने रिपेयर करवाया था शूद्रसेना लेक, गुजरात का। गुजरात में एक शूद्रसेना लेक था, आपको एकदम याद रखना है, आपको 1 मार्कर क्वेश्चन में एकदम ही आएगा, श्योर बता रही हूँ। तो गुजरात में एक लेक था शूद्रसेना लेक, इसको किसने बनवाया था, पुष्यगुप्ता ने, यानी कि जो मौर्य डायनेस्टी के टाइम पे एक गवर्नर था, मौर्य डायनेस्टी का गवर्नर पुष्यगुप्ता, उन्होंने बनाया था ये लेक। किस लिए, एग्रीकल्चर डेवलप हो। और ये क्या हो गया था, खराब हो गया था, तो इसको रिपेयर कौन से साका रूलर ने किया था, ये किया था रुद्रमन ने। किसने, रुद्रमन फर्स्ट ने, ठीक है। रुद्रमन आपको याद रखना है कि रुद्रमन साक डायनेस्टी के रूलर थे जिन्होंने रिपेयर करवाया था शूद्रसेना लेक को, और ये लेक कहाँ था, गुजरात में। चलिए, अब हम समझने वाले हैं कुषाण डायनेस्टी के बारे में। हमने पढ़ चुका है चोल, पांड्या और चेराज में किस तरह के किंग्स किस तरह से रूल करते थे, आपको पता है वो स्पेशल रिचुअल्स करते थे, यज्ञ करते थे, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे कुषाण के बारे में, यानी कि एक नए तरीके का एक रूल आ गया, यानी डिवाइन किंग आने लगा। ये एक बात आने लगा लोगों के बीच में, डिवाइन किंग, यानी कि जो ये किंग है इससे किसने भेजा है, खुद डिवाइन यानी खुद गॉड ने भेजा है, ठीक है। तो हम कुषाण डायनेस्टी के बारे में अब समझने वाले हैं। तो कुषाण डायनेस्टी में ये कोई इंडिजिनस या फिर इंडिया के थे नहीं, ये लोग भी माइग्रेट करके आए थे सेंट्रल एशिया से। कहाँ आए थे, इंडिया में, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में, इसी टाइम पीरियड में, यानी कि देख सकते हैं 1st सेंचुरी से लेके 3rd सेंचुरी तक, उससे ही पहले आए थे। लेकिन जो रियल स्टैब्लिशमेंट होता है वो होता है 78 AD में, जब इसके एक बहुत ही प्रोमिनेंट राजा बनते हैं कनिष्क जब रूल लेते हैं अपने हाथों में, ठीक है। तो ये जो कुषाण डायनेस्टी है ये BC में नहीं होता, यानी बिफोर कॉमन एरा में नहीं होता, 0 के बाद होता है, यानी अभी जो चल रहा है कॉमन एरा, इस काल में होता है इस कुषाण डायनेस्टी का। तो ये जो कुषाण डायनेस्टी के जितने भी रूलर है, ये अपने आप को क्या क्लेम करते हैं कि ये देव पुत्र है, ठीक है, सन ऑफ गॉड है, यानी कि एक नया चीज़, एक नया नोशन डेवलप होने लगा था
इंडिया में डिवाइन किंग का, यानी जो किंग्स थे जितने भी, अब देखिए आपको मैं बताती हूँ, ये किंग है, ठीक है। अगर ये अपने आप को ये ना बताए कि हाँ देखिए, क्योंकि ये तो इंडिया का था नहीं, कैसे लोग इनको मानेंगे कि हम आप राजा हो, हम आपके नीचे हैं, आपके सबॉर्डिनेट है, आपकी बात सुनेंगे, आपको टैक्स पे करेंगे, कोई तो ऐसा करेगा नहीं। तो ये लोग क्या किए, अपने आप को गॉड के साथ लिंक कर दिए, ताकि जो लोग हैं, उस वक्त के लोग तो इतना जानते नहीं थे, इतना अवेयर नहीं थे, एजुकेशन था नहीं ज़्यादा, तो लोग कहते थे अरे ये तो गॉड के साथ कनेक्ट है, तो हमें इसकी मतलब हमें इनके नीचे रहना है, हमें इसके इनके नीचे रहना है, ये हम हमको रूल कर सकते हैं। तो ये क्या करते थे, अपनी अपना जो लेजिटिमेसी है, यानी अपना जो वैल्यू है उसको बढ़ाने के लिए क्या करते थे, गॉड के साथ कनेक्ट कर देते थे अपने आप को और अपने डायनेस्टी को। तो कुशान्स यानी कुशान डायनेस्टी में के जितने भी राजा थे वो अपने आप को क्लेम करते थे कि ये देवपुत्र है। क्या है, देवपुत्र यानी सन ऑफ गॉड। जैसे कि चाइना के जितने भी रूलर थे वो कहते थे कि हम सन ऑफ हेवन है, यानी स्वर्ग के बच्चे हैं, यानी हम स्वर्ग से आए हुए हैं, हम कोई गलत काम नहीं करते। तो सेम उसी तरह इन्होंने कॉपी किया, क्या कॉपी किया नहीं कह सकते हम, इन्होंने वहां से इन्फ्लुएंस होकर कहा कि हम भी देवपुत्र है, यानी कि सन ऑफ गॉड है। चलिए समझते हैं क्यों ऐसा कहा, अपने रूल को लेजिटिमेट करने के लिए, ताकि लोग इन्हें वैल्यू दे। तो कुषाण के एक बहुत ही प्रोमिनेंट राजा थे कनिष्क, ठीक है। प्रोमिनेंट राजा कौन, कनिष्क। इन्होंने बहुत सारे गोल्ड कॉइन को इशू किया, और अगर आपके एग्जाम में आ गया कि फर्स्ट कौन सा रूलर था जो गोल्ड कॉइन को इशू करवाया था, तो आपको क्या याद रखना है, कनिष्क। बहुत सारा गोल्ड कॉइन इशू करवाए थे कनिष्क। हमें एक्सकवेशन में बहुत सारा कॉइन्स मिला है, उसमें कनिष्क जी का फोटो भी मिला, यानी कनिष्क किंग का फोटो भी मिला है। तो ये इनका कब कोरोनेशन हुआ, यानी राजा कब बने, 78 AD में कनिष्क राजा बनते हैं, और बहुत लंबा इनका रूल होता है, और ये बहुत ही बड़ा एम्पायर शुरू कर देते हैं, कुषाण डायनेस्टी इस्टेब्लिश कर देते हैं। तो आपको याद रखना है एक इंपॉर्टेंट चीज़ कनिष्क के बारे में कि हाँ, कनिष्क ने फर्स्ट गोल्ड कॉइन इशू करवाया था, और बहुत ज़्यादा गोल्ड कॉइन इशू हुआ था कुषाण डायनेस्टी के टाइम पे। अब हम कुषाण डायनेस्टी के बारे में समझ चुके हैं कि अच्छा हाँ, सेंट्रल एशिया से ये लोग आया था, यहाँ सेंट्रल एशिया से आया था, इंडिया में यहाँ पे रूल किया था, ये तो हमें समझ में आ चुका है। और हम इतना समझ रहे हैं कि अपने आप को देवपुत्र कहते थे। इसका सोर्सेस क्या है, हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं कि हम हर चीज़ का सोर्सेस निकाल रहे हैं, यानी कि हम ऐसे कुछ तो कह नहीं सकते बिना सबूत के। तो उसका सोर्सेस क्या है, बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस, यानी जो कनिष्क और जितने भी कुषाण के रूलर्स थे, बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस लिखवाए थे, यानी कि एक हार्ड सरफेस में जो लिखवाया जाता है, और कोई पिलर में लिखवा दिए, फिर कोई स्टोन में, उसे हम इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। तो हमें बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस मिला है, हम उसे पढ़कर जान सकते हैं अच्छा कुषाण डायनेस्टी ऐसा था। हमें बहुत सारे कॉइन्स मिले हैं, स्पेशली हमें गोल्ड कॉइन्स मिले हैं, ऐसा नहीं कि ब्रॉन्ज और सिल्वर कॉइन्स नहीं मिला है हमें, लेकिन गोल्ड कॉइन्स ज़्यादा मिले हैं, ठीक है। तो हमें बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स मिले हैं, तो हम इससे ये जान सकते हैं अच्छा बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमी अच्छा होगा, डेवलप होगा वो किंगडम, इस वजह से गोल्ड कॉइन इशू कर रहे होंगे वो राजा। उसके बाद हमें बहुत सारे स्कल्पचर मिला है, मूर्ति मिला है, कहाँ पे, मथुरा, यूपी में, मथुरा में, अफगानिस्तान में। और जिस तरह हमें यूपी में मिला है, यानी जिस तरह से हमें यूपी में वो स्कल्पचर मिला है मथुरा में, सेम हमें कहाँ मिला है, अफगानिस्तान में मिला है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो किंगडम था ये कितना ज़्यादा बाद में और ज़्यादा फैल चुका था, और ज़्यादा फैल चुका था, ठीक है। तो हमें स्कल्पचर कहाँ मिला है, मथुरा में मिला है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के मथुरा में और अफगानिस्तान में। बहुत सारे टेक्स्ट मिले हैं, बहुत सारे बुक में भी इनके बारे में जिक्र है कि हाँ, जो कुषाण डायनेस्टी ऐसे इंडिया आए थे, यहाँ पे रूल किए थे, इसके कनिष्क एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल राजा थे। तो इस तरह से पूरे कुषाण डायनेस्टी को हम समझ चुके हैं। तो कुषाण अपने आप को क्या करते थे, कंसिडर, देवपुत्र कंसिडर करते थे। अब हम पढ़ेंगे गुप्ता डायनेस्टी के बारे में, ठीक है। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, गुप्ता डायनेस्टी के बारे में। तो अब तक हम पढ़ चुके हैं चोलास, चेराज और पांड्यास, साउथ के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये सब कहाँ रूल करते थे, चोलास, चेराज और पांड्यास ये सब साउथ में रूल करते थे। कुषाण कहाँ रूल करते थे, ये करते थे नॉर्थ वेस्ट में, यानी कि इस रीजन में, साउथ में रूल नहीं करते थे कुषाण। अब हम पढ़ेंगे गुप्ता एम्पायर के बारे में। अब हम वापस मगध पहुंच जाते हैं, ठीक है। हम जहाँ पे मगध में छोड़े थे, यानी कि हम जब मगध में क्या छोड़े थे, हम अशोक को छोड़े थे, ठीक है, अशोक को छोड़े थे मगध में, यानी कि मौर्य डायनेस्टी को छोड़े थे, और अब हम साउथ के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम वापस से कहाँ पहुंच जाएंगे, गुप्ता डायनेस्टी में पहुंच जाएंगे। ओके, चलिए। तो क्या हुआ, मगध में हमने छोड़ा था मौर्य डायनेस्टी को, ठीक है। मौर्य डायनेस्टी में अशोक आ गए थे, अशोक ने बुद्धिज्म को अपना लिया। उसके बाद वो एरोगेंट, यानी सॉरी, एरोगेंट नहीं, यानी कि वो थोड़े मतलब क्रूएल थे, उनको वो कम कर दिए, और वो बहुत ही ज़्यादा पीसफुल रहने लगे, और बहुत ज़्यादा अपने जो धम्मा था उसको ज़्यादा फैलाने लगे लोगों तक, और बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस लिखवाने लगे, और बहुत ही ज़्यादा शांतिपूर्ण अपना जो किंगडम है उसको चलाने लगे। उसके बाद जो मौर्य डायनेस्टी है वो भी बृहद्रथ, मौर्य डायनेस्टी का जो आखिरी रूलर थे वो है बृहद्रथ। वो उतने पावरफुल नहीं थे, तो वो जो मौर्य डायनेस्टी है वो खत्म हो जाता है, डिक्लाइन हो जाता है। उसके बाद आता है कानवर, सुंग डायनेस्टी आता है, ठीक है ना। मगध का बात बता रही हूँ, आपके बुक में ये सब नहीं दिया हुआ है, मैं अलग से बता रही हूँ। तो मौर्य में कौन आता है, मौर्य एम्पायर के बाद मगध में आता है, मगध आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, आपको मैं याद दिला देती हूँ।
मगध, यहाँ पे बिहार में जो हमने पढ़ा था, सबसे पावरफुल महाजनपद। ठीक है, तो मगध में रूल करते थे सबसे पहले हर्यक डायनेस्टी था, फिर नंद डायनेस्टी था, फिर शिशुनाग डायनेस्टी था। उसके बाद कौन आया? मौर्य डायनेस्टी। मौर्य डायनेस्टी के बाद यहाँ आता है सुंग डायनेस्टी। सुंग डायनेस्टी यहाँ पे रूल करते हैं। उसके बाद यहाँ पे सुंग डायनेस्टी भी खत्म हो जाता है, आ जाता है कान्व डायनेस्टी। तो ये सब आपकी बुक में नहीं दिया है, आपकी बुक में गुप्ता एम्पायर के बारे में दिया हुआ है, जो 4th सेंचुरी कॉमन एरा में आता है, यानी कि 300 सेंचुरी के बाद, यानी जब 300 कॉमन एरा के बाद, उसके बाद कौन सा एक बहुत ही प्रोमिनेंट इंडिया में एक एम्पायर आता है? गुप्ता एम्पायर। हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, गुप्ता एम्पायर। और आप देख सकते हैं गुप्ता एम्पायर कितना ज़्यादा फैला हुआ था, कितना से कितना ज़्यादा एक्सपेंड था, यानी कि थोड़ा बहुत ही साउथ तक पहुंच चुका था। ठीक है, तो जो चोलास थे, पांड्यास थे, चेरास थे, वो डिक्लाइन हो चुके थे धीरे धीरे, और एक नया किंगडम राइज होता है मगध के पास, यानी कि पूरे नॉर्थ इंडिया में क्या होता है? गुप्ता एम्पायर। कब हुआ था ये राइज? 4th सेंचुरी कॉमन एरा में। गुप्ता एम्पायर को गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्यों गोल्डन एज कहा जाता है? 4th सेंचुरी से लेकर जब तक गुप्ता एम्पायर चला था उसे गोल्डन एज कहा जाता है, बिकॉज कि इस वक्त गुप्ता एम्पायर के टाइम में बहुत सारे गोल्ड कॉइन इशू हुए थे, और यहाँ इसके जो राजा थे बहुत ही प्रोमिनेंट, इनके पहला जो इनको जो फाउंडर था, यानी जो एक गुप्ता एम्पायर को शुरू किया था, उनका नाम है श्री गुप्त। ठीक है, इनके फाउंडर कौन है गुप्ता एम्पायर का? श्री गुप्त। इन्होंने कब स्टैब्लिश किया था? 4th सेंचुरी कॉमन एरा में। गुप्ता एम्पायर के टाइम पे बहुत ज़्यादा गोल्ड कॉइन इशू होता था। इसके कुछ राजा के बारे में मैं आपको बता दी। तो सबसे पहले जो राजा, पहले तो श्रीगुप्त थे, उसके बाद चंद्रगुप्त, ठीक है, चंद्रगुप्ता, उसके बाद उनके बेटे समुद्रगुप्ता, उनके बेटे फिर चंद्रगुप्त सेकेंड। तो ये सब कुछ पावरफुल राजा थे गुप्ता एम्पायर के। तो गोल्डन एज ऑफ इंडिया इसलिए कहा जाता था क्योंकि इस वक्त बहुत ही अलग अलग बहुत तरह के गोल्ड कॉइन इशू किए जाते थे, और बहुत ज़्यादा ही गोल्ड कॉइन इशू किया जाता था। और गुप्ता एम्पायर के टाइम पे जो इंडिया का जो ट्रेड है वो रोम के साथ, यानी इटली के साथ और भी बढ़ गया था, और इकोनॉमी एकदम हाई बूस्ट कर गया था। तो गुप्ता एम्पायर के टाइम पे इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, ट्रेड बहुत हो रहा था, गोल्ड कॉइन बहुत इशू किया जा रहा था। ठीक है, इसी टाइम पे गुप्ता एम्पायर के टाइम पे 4th सेंचुरी से लेकर लिटरेचर, बहुत सारे लिटरेचर में भी वर्क हुआ है, कॉइन्स को इशू किया गया, इंस्क्रिप्शंस, बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस को इशू किया गया था, बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस लिखवाए गए थे। उसी में से एक इंस्क्रिप्शंस है प्रशस्ति, यानी कि अब मैं बताती हूँ आपको एक चीज़। चलिए, तो प्रशस्ति बहुत सारे लिखे गए थे गुप्ता एम्पायर के टाइम पे, बहुत तरह की प्रशस्ति लिखे गए थे। प्रशस्ति क्या होता है? यानी प्रेज ऑफ किंग, यानी कि किंग के प्रेज में, किंग के तारीफ में एक कोई हार्ड सरफेस में उसे बहुत सारी चीज़ें लिखे जाते थे कि हाँ किंग यहाँ पे युद्ध करने गए, यहाँ पे वो जीत गया, किंग किसी से नहीं हारता था, किंग हमेशा जीतता था, जो हमारे राजा है वो बिल्कुल ताकतवर है, किसी से नहीं डरते हैं। तो ये सब किंग के लिए तारीफ में लिखे जाते हैं, उसे कहते हैं प्रशस्ति। तो एक गुप्ता एम्पायर के राजा थे समुद्रगुप्त, मैंने आपको बताया चंद्रगुप्त बेटा, उनके बेटे समुद्रगुप्त, और उनके बेटे कौन है? चंद्रगुप्त सेकंड। तो समुद्रगुप्त के बेटे हैं चंद्रगुप्त सेकंड, इनके बारे में भी आगे आपको जिक्र मिलेगा। ठीक है, तो समुद्रगुप्त ने एक प्रयाग प्रशस्ति लिखवाया था, यानी कि अपने इनके जो कोर्ट थे, कोर्ट पोएट थे, इनके जो कोर्ट है, जो इनका कोर्ट है उसके जो पोएट थे हरिसेन, ठीक है, हरिसेना जी, इन्होंने इनके लिए, जो समुद्रगुप्त थे, इनके लिए एक इंस्क्रिप्शन लिखवाया, एक पिलर लिखवाया, उसे इलाहाबाद पिलर कहते हैं या फिर प्रयागराज पिलर कहते हैं, और इस प्रशस्ति को कहते हैं, उस पिलर में प्रशस्ति लिखवाए थे इनके जो, सुनिए कंफ्यूज मत होइए, मैं भी कंफ्यूज हो जा रही हूँ। यानी कि जो समुद्रगुप्त थे ये अपने कोर्ट पोएट हरिसेना से एक प्रशस्ति लिखवाए थे कि मेरी तारीफ में तुम लिखो, कि आने वाले जनरेशन मुझे पढ़कर बस सोचते रह जाएंगे वाह क्या राजा था। ठीक है, तो इन्होंने एक प्रशस्ति लिखवाया था, प्रयाग प्रशस्ति। उन्हें क्या कहते हैं? उसे प्रयाग प्रशस्ति। ये है इलाहाबाद में, और इलाहाबाद का ओल्ड नेम क्या है? प्रयागराज। तो इन्होंने लिखा था पोएट हरिसेना ने, और इस लैंग्वेज में लिखे थे इन्होंने, संस्कृत भाषा में लिखा था। तो आप देख सकते हैं कि गुप्ता एम्पायर भी कितना ज़्यादा एक्सपेंड था, कितना फैला हुआ था, कितना ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी था गुप्ता एम्पायर के टाइम पे। तो आपको छोटे छोटे एम्पायर के बारे में थोड़ी बातें याद रखना है, जैसे कि आपको कुषाण के बारे में याद रखना है कि ये अपने आप को देवपुत्र कहते थे। गुप्ता के बारे में याद रखना है कि बहुत ज़्यादा गोल्डन एज पीरियड कहा जाता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा गोल्ड इशू होता था, गोल्ड कॉइन। उसके बाद इसके एक समुद्रगुप्त राजा के बारे में ये आपको याद रखना है कि प्रयाग प्रशस्ति इन्होंने लिखवाया था, किससे लिखवाया था? हरिसेना जी से। ठीक है, चलिए तो एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि हाँ कैसे कैसे स्टेट का फॉर्मेशन होता है। 16 महाजनपदास के बारे में पढ़े थे, जिसमें सबसे प्रोमिनेंट महाजनपदास था मगध। उसमें बहुत सारे अलग अलग डायनेस्टी आए, जैसे कि हर्यक डायनेस्टी आया, उसके बाद शिशुनाग डायनेस्टी आया, नंद डायनेस्टी, फिर मौर्य डायनेस्टी, उसके बाद सुंग, कानवाज, फिर आया गुप्ता डायनेस्टी, जो गुप्ता अभी हमने पढ़ के आया। गुप्ता एम्पायर पूरा फैला हुआ था, उसे गोल्डन एज पीरियड कहा जाता, ठीक है, गोल्डन पीरियड कहा जाता था इंडिया का। तो हमने अब तक क्या क्या पढ़ा है? हम सिर्फ राजा के बारे में, उनके ही फैमिली के बारे में, वो कैसे राज्य करते थे, यानी जो बड़े बड़े लोग थे राजा और उनके ऑफिसर्स, उनके बारे में अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं। हम अभी तक कुछ कॉमनर्स के बारे में अब तक हमने कुछ नहीं पढ़ा, यानी जो कॉमन मैन थे, यानी जो आम आदमी थे, उनके बारे में कुछ हमने पढ़ा है? बिल्कुल नहीं।
तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कॉमन आदमी के बारे में, यानी कि जो विलेज में जो लोग रहते थे, जो पुअर थे, जो पेजेंट्स थे, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अ चेंजिंग कंट्री साइड, हम गाँव के बारे में पढ़ने वाले हैं कि गाँव में कैसे चेंजेस आया। ठीक है, गाँव के बारे में पढ़ने वाले, उस टाइम पे वहाँ के लोग किस तरह से एग्रीकल्चर करते थे, किस तरह के टेक्नोलॉजी को यूज़ करते थे, उस चीज़ को समझने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो हमें गाँव के बारे में 2 ही स्टोरी से पता चलता है। एक है जटाकाज़ स्टोरी, ठीक है, एक सोर्सेस है हमारे कंट्री साइड के बारे में जानने के लिए, यानी कॉमन मैन के बारे में जानने के लिए। एक है जटाकाज़, एक है पंचतंत्र। जटाकाज़ पाली में लिखा गया था, पंचतंत्र भी पाली में लिखा गया है। जटाकाज़ को किसने लिखा है? बहुत सारे बुद्धिस्ट मॉन्क ने लिखा है, क्योंकि जटाकाज़ में लॉर्ड बुद्धा के बारे में स्टोरी दिया हुआ है, यानी बुद्धा जी का जो रिबर्थ हो रहा था, कभी वो किसी ह्यूमन बीइंग के तरह उनका बर्थ होता था, कभी वो एनिमल बनकर जन्म लेते थे, कभी और दूसरे ऑब्जेक्ट बनकर जन्म लेते थे। तो उस तरह का स्टोरी दिया गया है जटाकाज़ में। उसमें कुछ कॉमन मैन के बारे में बताया गया। तो ये बुद्धा जी का स्टोरी है, और ये किसने कंपोज किया है? बुद्धिस्ट मॉन्क ने, जटाकाज़ स्टोरी। पंचतंत्र लिखा है विष्णु शर्मा जी ने। ये किसमें है? पाली में, पंचतंत्र। पंचतंत्र बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, आप भी पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। तो पंचतंत्र किसने लिखा है? विष्णु शर्मा जी ने। तो पंचतंत्र का ही एक जटाकाज़ का ही एक स्टोरी है, गंदा टिंडू। हाँ, गंदा टिंडू जटाका। ठीक है, गंडा टिंडू जटाका एक स्टोरी है, जिसमें बताया गया है कि जो कॉमनर्स थे, यानी जो कॉमन मैन रहते थे, जो गांव के लोग थे, वो बहुत परेशान हो गए थे किंग से, यानी किंग और गांव के लोगों के बारे में रिलेशन बताए हैं। जो किंग थे वो बहुत परेशान हो गए, क्योंकि किंग बहुत ज़्यादा टैक्स लेता था। ऐसा इस स्टोरी में दिया गया, गंदा टिंडू स्टोरी में दिया गया, जटाका स्टोरी में गाँव के बारे में। और जो किंग है और उनका क्या रिलेशन था लोगों के साथ लेकर। तो किंग बहुत ज़्यादा हाई टैक्स लेते थे। तो लोग क्या हुआ था, एक दिन क्या हुआ, किंग बहुत हाई टैक्स लेते थे। ठीक है, तो लोगों का फसल खराब हो गया था, तो वो लोग टैक्स पे नहीं करना चाहते थे। तो जो टैक्स कलेक्टर था, जो टैक्स कलेक्ट करने के लिए आता था गाँव में, रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए आता था पेजेंट से, तो वो लोग क्या कर दिए कि उनके डर से वो कहाँ भाग कर छुप गए? फॉरेस्ट में छुप गए। तो ये रिलेशन बताता है कि हाँ, थोड़ा बहुत जो किंग थे वो बहुत ज़्यादा गाँव के लोगों को परेशान करते होंगे, शायद ज़बरदस्ती टैक्स लेते होंगे, इस वजह से लोग फॉरेस्ट में जाकर छुप गए। ठीक है, तो ये छोटा सा स्टोरी बताता है कि हाँ, किस तरह से किंग और जो लोग थे उनका रिलेशन था। तो 2 आपका सोर्स है, जटाकाज़ और पंचतंत्र स्टोरी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि अभी तक जो स्टेट का फॉर्मेशन हमने पढ़ा, जितना भी स्टेट पढ़ा, बहुत तरह के स्टेट हमने पढ़ा, बहुत अलग अलग तरह के किंगडम पढ़े। अब हम पढ़ेंगे कि पूरे इंडिया में किस तरह का प्रोडक्शन होता था, यानी किस तरह से एग्रीकल्चर होता था, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। गाँव में किस तरह से लोग एग्रीकल्चर करते थे, और सोशल डिफरेंसेस क्या था, यानी लोग ऐसा था कि सारे लोग अमीर थे, कुछ डिफरेंस था ही नहीं, वो चीज़ के बारे में समझने वाले हैं। तो स्ट्रेटजीज पढ़ते हैं कि प्रोडक्शन कैसे होता था, इतना ज़्यादा प्रोडक्शन होता था, क्या स्ट्रेटजीज था। तो पहला स्ट्रेटजीज था प्लो एग्रीकल्चर, यानी कि जो लोग थे वो हो को छोड़ दिए थे, यानी कि ऐसा नहीं था कि बस एक खुरपी लेकर बस खोदे जा रहे हैं और एग्रीकल्चर कर रहे हैं, नहीं, अब प्लो का, हल का इस्तेमाल कर रहे थे, ऑक्सिजन का इस्तेमाल कर रहे थे, बैल का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, हल से एग्रीकल्चर करते थे। और जो वो बना हुआ था, जैसे जैसे एग्रीकल्चर, उसका जो टिप है वो आयरन का हुआ करता था, उसको मिट्टी को ऐसे खोदते जाता था, मिट्टी को खोद कर उसको फील्ड को बहुत अच्छे से प्लो करता था। ठीक है, तो पहला हो गया प्लो एग्रीकल्चर। सेकंड, फर्टाइल लैंड। आप देख सकते हैं कि इंडिया में उस वक्त जो यहाँ पे ज़्यादातर बड़े बड़े किंगडम्स इमर्ज हो रहे थे। क्यों? क्योंकि यहाँ से गंगा, यमुना, सारे रिवर यहाँ से फ्लो होती है। तो यहाँ पे इनके फ्लो होने की वजह से, गंगा और इनके ट्रिब्यूटरीज के फ्लो होने की वजह से यहाँ बहुत फर्टाइल लैंड था। सेम उसी तरह कावेरी, साउथ में कावेरी रिवर है, कावेरी रिवर के आसपास बहुत फर्टाइल लैंड है। यहाँ गोदावरी, उसके बगल में बहुत फर्टाइल लैंड है। तो फर्टाइल लैंड बहुत ज़्यादा इंडिया में था उस वक्त, इस वजह से भी प्रोडक्शन बहुत अच्छा खासा होता था। तो और प्लो हर जगह यूज़ नहीं होता था, यानी सेमी एरिड लैंड में या फिर टेरेन एरिया में प्लो का यूज़ नहीं होता था। ठीक है, जहाँ पे थोड़ा सूखा लैंड है या फिर टेरेन, या फिर देखिए आप जैसे कि हिल्स एरिया में, या फिर जैसे उत्तराखंड तरफ, थोड़ा पहाड़ों की तरफ देख ले, तो वहाँ पे क्या होता था, प्लो का इस्तेमाल नहीं करते थे लोग, वो हो का इस्तेमाल करते थे, यानी छोटा जो खुरपी जैसा होता है उसी का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, तो पंजाब और राजस्थान में प्लो का इस्तेमाल उस वक्त ज़्यादा नहीं होता था, क्योंकि वहाँ पे सेमी एरिड लैंड था, पर अब तो होता है, अब लैंड काफ़ी फर्टाइल हो चुका है। ठीक है, उसके बाद टेरेन एरिया में, जो आपने बताया मैंने आपको, टेरेन एरिया में भी हो एग्रीकल्चर होता था, प्लो एग्रीकल्चर नहीं होता था। प्लो यानी हल से, हो यानी हल से नहीं, बस एक जो खुदाई होता है उससे प्लो किया जाता है, यानी जो फील्ड है उसको खोदा जाता है। इरिगेशन का फैसिलिटीज़ बहुत अच्छा खासा था उस वक्त, यानी कि बहुत सारे वेल्स थे, यानी पानी को जो फील्ड है उसमें पानी देने के लिए बहुत सारे वेल्स बनाए गए, टैंक्स, कैनाल्स, रिजर्वर। तो कब अलग अलग तरह का रिजर्वर बनाया जाता था, जहाँ पे पानी को रिजर्व करके रखा जाता था, कि कभी अगर बारिश ना हो तो उस रिजर्व पानी को यूज़ किया जाता था इरिगेशन के लिए अपने फील्ड में। इस वजह से क्या होता था, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता था।
तो और इस तरह का इरिगेशन जो है, जो इरिगेशन इतने जो फैसिलिटीज़ है, वेल्स, टैंक्स, तो लोग तो इतने अमीर थे नहीं कि सब बनवा देंगे अपने-अपने घर में वेल, नहीं। कम्युनिटी में जो लोग हैं वो लोग, कम्युनिटी के सारे लोग मिलकर ये सब करते थे इरिगेशन के लिए। या फिर कोई अगर कोई किंग हो जाए, फिर कोई रिच जो किंग है वो शायद पैट्रॉन दे दे लोगों को कि हाँ चलो कि वेल्स बनवा देते हैं इरिगेशन के लिए। या फिर किसी के पास जो इंडिविजुअल होगा, जो थोड़ा पैसा वाला होगा, थोड़ा रिच पेजेंट होगा, वो खुद के लिए अपना इरिगेशन फैसिलिटी करता था। एक और स्ट्रैटेजी था अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, वो था ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ मूविंग प्लांट फ्रॉम वन एरिया टू अनदर। फॉर एग्जाम्पल पैडी कल्टीवेशन, यानी कि एक फील्ड में सबसे पहले कल्टीवेशन किया गया, तो छोटे छोटे जो पौधा हो गए, छोटे छोटे इतने बड़े बड़े पौधा हो गए, ठीक है, उसको नर्सरी कहते हैं हम। उस एरिया से उस नर्सरी को उठाकर दूसरे फील्ड में लगाना, उससे क्या होता है? प्रोडक्शन और भी बढ़ जाता है, तो उसे हम कहते हैं ट्रांसप्लांटेशन। तो इस तरह से जो प्रोडक्शन होता था उस वक्त इंडिया में, ठीक है, यानी कि जितने भी महाजनपदास थे उस टाइम पे, महाजनपदास के टाइम पे इस तरह से एग्रीकल्चर होता था। अब हम पढ़ेंगे सोशल डिफरेंसेस के बारे में। एग्रीकल्चर हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे सोशल डिफरेंसेस के बारे में कि सोसाइटी में डिफरेंस था या नहीं, या फिर सारे लोग सेम थे। चलिए, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है, इम्पॉसिबल है कि कोई भी सोसाइटी में सारे लोग एक तरह के होंगे, सब अमीर होंगे, सब रिच होंगे, कोई गैप नहीं होगा अमीर गरीब में, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, तो सोसाइटी में कुछ वेलालार्स थे, सॉरी यहाँ से बताती हूँ मैं, आपको ज़्यादा क्लियर होगा। सोशल डिफरेंसेस, यानी सोसाइटी में कुछ लैंडलेस लेबर्स हुआ करते थे, जिनके पास लैंड नहीं होता था खुद का, वो टेनेंट्स कहलाते थे। और जो जिनके पास लैंड होता था बहुत ज़्यादा, उनके फील्ड में जाकर वो जो लैंडलेस लोग होते थे, लेबर होते थे, वो जाकर काम करते थे एज अ टेनेंट। ठीक है, तो कुछ होते थे जिनके पास अपना लैंड नहीं होता था, तो वो दूसरे के फील्ड में काम करते थे। एक हो गया ये, तो वो थोड़े पुअर होंगे, गरीब होंगे, उनके पास ज़्यादा फैसिलिटी नहीं होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ थोड़ा कम होगा। ठीक है, कुछ रिच लैंडलॉर्ड्स होते थे, यानी कि जिनके पास खुद का लैंड है, बहुत रिच है, तो वो लोगों को हायर करके काम करवाते थे। कुछ गहापति कहा जाता है ऑनर ऑफ द हाउस होल्ड, यानी कि जो भी एक हाउस होल्ड, एक घर का जो ऑनर होगा उसे गहापति कहा जाता था। तो यानी कि घर में भी सोशल डिफरेंसेस था कि घर में भी कोई लोग ऑनर है, कोई ज़्यादा, किसी का ऑर्डर चल रहा है, किसी का ऑर्डर नहीं चल रहा है। ठीक है, विलेज हेडमैन हुआ करता था। विलेज में ऐसा नहीं था कि सारे लोग सेम थे, विलेज का एक हेडमैन हुआ करता था, जो क्या करता था कि असिस्ट करता था लोगों को, टैक्स कलेक्ट करता था, या फिर कुछ राजा से बात करना है विलेज के रिलेटेड, विलेज से रिलेटेड, तो वो हेडमैन करता था। तो विलेज में एक हेडमैन होता था। ठीक है, तो इस तरह का डिफरेंसेस था कि हाँ, कुछ रिच थे, कुछ रिच लैंडलॉर्ड्स थे, किनके किसी कोई ज़मींदार था, किसी के पास ज़्यादा ज़मीन था, किसी के पास कम ज़मीन था। तो संगम टेक्स्ट में बताया गया है कि साउथ इंडिया में इस तरह से डिवाइड था। वेलालार्स कहा जाता है लैंड ओनर्स को, कुछ लैंड ओनर्स थे उन्हें हम वेलालार्स कहते थे। कुछ प्लोमैन हुआ करते थे जो सिर्फ प्लो चलाते थे, यानी पेजेंट्स थे, जो स्मॉल पेजेंट्स थे, उन्हें हम उजावर कहते थे। कुछ स्लेव्स थे, यानी स्लेव्स के बारे में भी जिक्र है, उसे हम क्या कहते थे? आदिमाई कहते थे। तो साउथ इंडिया के बारे में ये बता रहे हैं। लेकिन सबसे मेन जो सोशल डिफरेंस था वो आ चुका था सोसाइटी में उस वक्त, वो था वर्ण सिस्टम। तो सोसाइटी में क्या आ चुका था? वर्ण सिस्टम आ चुका था, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसमें डिवाइड था। सबसे नीचे है अनटचेबल्स, यानी स्लेव्स हो गए। ठीक है, तो इस तरह से बांटा गया था पूरे सोसाइटी को। ब्राह्मण से जो सिर्फ ऋग्वेदिक और जितने भी वैदिक है, या फिर जो भी स्क्रिप्चर्स है, जो बुक है, उनको पढ़ सकते हैं, जो वैदिक नॉलेज ले सकते हैं। क्षत्रियास सिर्फ युद्ध लड़ेंगे, वो सिर्फ राजा बनेंगे, लड़ाई करेंगे। वैश्यास थे जो सिर्फ पेजेंट्स थे, जो कल्टिवेशंस करते थे, या फिर कोई अगर ट्रेड करता हो। और शूद्रास कौन था? शूद्र सबसे फोर्थ वर्ण में आता, सबसे लोअर वर्ण में शूद्रास आता था, जो इन तीनों को सर्व करता था, यानी इन तीनों को कोई भी सर्वेंट का जरूरत पड़ता था तो ये किसको बुलाते थे? शूद्रास को बुलाते थे। सबसे नीचे था अनटचेबल्स, यानी कि लोग इनको देखना पसंद भी नहीं करते थे, अनटचेबल्स को। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से सोसाइटी डिवाइड था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो इसके बारे में आपकी बुक में ज़्यादा बताया नहीं गया है, कुछ भी बताया नहीं गया, थोड़ा बहुत बताया गया आपके इस चैप्टर में, पर फिर भी मैं आपको बता दी हूँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास। ठीक है, इस तरह से सोसाइटी में डिफरेंसेस आ चुका था, सोसाइटी डिवाइड हो चुकी थी। तो मनुस्मृति एक बुक है। ठीक है, मनुस्मृति कब लिखा गया है? 200 BC से लेकर 200 CE तक, इसके बीच में मनुस्मृति बुक को लिखा गया। बहुत सारे स्मृति लिखे गए। ठीक है, तो ये किस में लिखा गया था? संस्कृत में लिखा गया था। तो ये बहुत एक लॉ बुक है, यानी एक कमेंट्री भी, या फिर लॉ बुक कहते हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया गया कि किस तरह का मैरिज का रूल होगा। तो इसमें बताया गया है कि 8 तरह का मैरिज होता है, जिसमें 4 तरह के मैरिज अच्छे होते हैं, गुड, और 4 तरह के मैरिज गुड नहीं होते, अच्छे नहीं होते। कुछ वर्ण सिस्टम के बारे में बताया, जो भी मैं आपको बताई हूँ, वर्ण सिस्टम। यहाँ पे ये जो सिस्टम है, ये हमें कहाँ से पता चलता है? ये हमें पता चलता है मनुस्मृति से। इसमें और ये बताया गया कि लॉ क्या है, कि हाँ, किंग का क्या काम है, किंग को क्या करना चाहिए, किंग को कैसे अपने लोगों की रक्षा करनी चाहिए, किंग का क्या ड्यूटी बनता है, लोगों का क्या ड्यूटी बनता है। तो ये एक लॉ बुक है, इसमें पूरा बताया गया ड्यूटी लोगों का, किंग का, हर एक किसी का ड्यूटी बताया गया है, सोसाइटी में कैसे रहना है। तो उस तरह से पूरा रूल्स कहाँ लिखा गया है? मनुस्मृति में एक बुक है, उसमें लिखा गया है।
तो इस तरह से सोशल डिफरेंस है, अलग अलग तरह के लोग हैं, कुछ रिच है कुछ पुअर है, तो हर तरह के लोग रहते थे। कुछ पेजेंट्स थे, कुछ लैंड ओनर्स थे, किन्हीं के पास ज़्यादा ज़मीन था, किसी के पास कम ज़मीन था। तो हमने देखा कि सोशल डिफरेंस था उस वक्त, ठीक है ना, महाजनपद दास के टाइम पे कैसे एग्रीकल्चर होता था। ठीक है, नाउ मूव टू द अनदर टॉपिक। चलिए, एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है लैंड ग्रांट को लेकर, यानी कि लैंड ग्रांट से हम समझ सकते हैं कैसे सोसाइटी में डिफरेंसेस था। यानी कि लैंड ग्रांट यानी लैंड को दान करना, ठीक है। कौन दान करते थे, किसके पास ज़्यादा लैंड होता था, वही जिसके पास ज़्यादा लैंड वो उतना दान करते थे, ठीक है। तो जो लैंड ग्रांट है इसका रिकॉर्ड कहाँ रखा जाता था, कॉपर प्लेट में लिख कर, उसमें कुछ इनक्रेव करके उसमें लिखा जाता था कॉपर प्लेट में, या फिर कुछ स्टोन में उसमें इंस्क्रिप्शंस में लिखा जाता था उसके रिकॉर्ड को कि हाँ एक किंग ने इतना लैंड ग्रांट किया है एक टेम्पल बनाने के लिए, या फिर कुछ भी, ठीक है। तो लैंड ग्रांट किसको किया जाता था, तो किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को, जैसे कि कुछ जैसे मंदिर हो गया, ठीक है ना, द टेम्पल हो गया, और भी बहुत तरह के रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस थे, उनको लैंड ग्रांट किया जाता था, या फिर ब्राह्मण्स को किया जाता था, ठीक है ना। तो ब्राह्मण्स को जो लैंड दिया जाता था, ब्राह्मण्स मैंने बताया आपको सबसे अपर वर्ण में आते हैं ब्राह्मण, सबसे हायर वर्ण किसका है, ब्राह्मण्स का है। तो उनको जो लैंड दिया जाता था, जो किंग इनको लैंड ग्रांट करते थे, दान करते थे, उसको अग्रहारा कहते हैं। अग्रहारा कहते हैं यानी कि जो लैंड ब्राह्मण को दिया जाएगा उसमें कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, यानी इस लैंड से स्टेट को कोई टैक्स नहीं जाएगा, गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं जाएगा, किंग को कोई टैक्स नहीं जाएगा। तो लैंड ग्रांट यानी जो रिकॉर्ड रखा जाता था उसमें कौन सा लैंग्वेज यूज़ किया जाता था, संस्कृत, तमिल और तेलुगु। ज़्यादातर संस्कृत किया जाता था, लेकिन जो वर्नाकुलर लोकल लैंग्वेज था तमिल तेलुगु भी किया जाता था। रीजनल लैंग्वेज, नॉट लोकल सॉरी, जो रीजनल लैंग्वेज थे तमिल तेलुगु ये भी यूज़ किया जाता था कॉपर प्लेट्स और स्टोन्स में रिकॉर्ड रखने के लिए कि हाँ किसने कितना ग्रांट किया है, ठीक है। तो लैंड ग्रांट तो ठीक है किंग करते थे, जितने भी जो रिच मैन होते थे वो लोग करते थे। विमेन के बारे में क्या है, विमेन लैंड ग्रांट करती थी भी या नहीं, नहीं बिल्कुल लैंड ग्रांट नहीं करती थी। जो फादर का प्रॉपर्टी था उसमें वुमेन को कुछ नहीं मिलता था एक्सेप्ट प्रभावती गुप्ता। अब आएगा गुप्ता एम्पायर के एक बहुत ही प्रोमिनेंट राजा, उनकी बेटी के बारे में पढ़ेंगे हम। तो वुमेन को कोई लैंड ग्रांट नहीं किया जाता था, वुमेन के पास कोई लैंड नहीं होता था, उनका खुद का कोई उस वक्त का पहचान नहीं था, लैंड नहीं था, पहचान था पर लैंड नहीं उनको दिया जाता था। लैंड को वो इनहेरिट नहीं कर सकती थी अपने फादर से या फिर किसी से भी, वुमेन को लैंड रखने का राइट नहीं था। लेकिन एक्सेप्ट प्रभावती गुप्ता। प्रभावती गुप्ता कौन है, जो हमने पढ़ा था गुप्ता एम्पायर, जिसमें जिसे कहा जाता था गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया। तो गुप्ता एम्पायर के एक राजा थे चंद्रगुप्ता सेकंड, समुद्रगुप्ता जी के बेटे चंद्रगुप्ता सेकंड। इन्होंने रूल किया था 375 से लेकर 415 तक। ये अपनी बेटी प्रभावती गुप्ता का शादी करवाते हैं रुद्रमन सेकंड से। ये वकाटका, देखिए वकाटका यहाँ पे है, वकाटका यहाँ पे है, और ये कहाँ पे, गुप्ता यहाँ पे। तो गुप्ता रूलर अपना शादी करवाते, गुप्ता जो चंद्रगुप्त ये अपनी बेटी प्रभावती गुप्ता का शादी करवाते हैं वकाटका राजा के रुद्रसेन सेकंड से, ठीक है। सॉरी फिर से देखिए, तो यहाँ पे गुप्ता एम्पायर है पूरा, और ये अपनी बेटी का शादी करवाते हैं। यहाँ पे था वकाटका एम्पायर। यहाँ के जो किंगडम के जो राजा थे रुद्रमन सेकंड, इनके साथ शादी करवा देते हैं अपनी बेटी का। ये बहुत जल्दी इनकी मृत्यु हो जाता है। उसके बाद क्या करती है, ये रूल्ड करती है अपने एक छोटे से बेटे के बिहाफ, यानी इनका बेटा होता है लेकिन वो बहुत छोटा होता है, तो उनके बिहाफ कौन रूल करती है, ये रूल करती है। इनके पास बहुत लैंड होता है, पूरा किंगडम इनके हाथ में होता है, और ये बहुत सारे लैंड को ग्रांट की थी। तो अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि लैंड ग्रांट नहीं था, लेकिन कौन ऐसी जो महिला थी, जो रूलर थी, जो एक्सेप्ट उनको छोड़कर कौन थी जो लैंड ग्रांट करती थी, तो किसका नाम लीजिएगा आप, प्रभावती गुप्ता। किसकी बेटी थी, चंद्रगुप्ता सेकंड की बेटी थी प्रभावती गुप्ता, जिनका शादी हुआ था रुद्रमन सेकंड के साथ। ओके, दैट इज फॉर टुडे। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, अब बाकी का पार्ट थर्ड पार्ट में हम सारे पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू ऑल। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल सॉल्व ऑल योर डाउट्स। एंड अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हो, जिसमें आपको सुविधा हो वो आप मुझे कर सकते हैं। मैं आपको भेज दूंगी पूरा नोट्स, ठीक है। तब तक के लिए बाय, जय हिंद। तब तक के लिए पढ़ते रहिए प्लीज़, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद।